नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, विश्व इतिहास में कुछ टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं और कुछ टॉपिक बाकी हैं। तो जितने भी टॉपिक बाकी रहे हैं उन सभी का मैं आपको यहाँ पर, जो भी टॉपिक है विश्व इतिहास का, आपको यहाँ पर वीडियो के द्वारा मैं समझा दूंगा। ठीक है। तो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर करवा दिए जाएंगे विश्व इतिहास के। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, चाहे आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं। यदि विश्व इतिहास आपके आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आप सभी को देख सकते हैं। और केवल वीडियो ही नहीं, प्रत्येक वीडियो का टेस्ट बनाने के बाद, प्रत्येक टॉपिक का वीडियो बनाने के बाद आपको एक कुछ 20 या 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के टेस्ट भी उस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको बना कर दूंगा। तो आप यदि टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए ये मोबाइल नंबर है। पूरी स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, केवल विश्व इतिहास की टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के आप यदि इंडियन हिस्ट्री केवल ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना और आपको बता दिया जाएगा कितनी इसकी फ़ीस है और कैसे टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज क्या शेड्यूल रहेगा, उस हिसाब से सारा आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। ठीक है ना। तो चीन की सभ्यता देखिए, और ये जो टेस्ट सीरीज़ लेओगे आप, तो ये जो सारे नोट्स हैं देखिए, ठीक है ना, ये जो नोट्स बनाए हुए हैं, ये सारे नोट्स आपको इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर मिल जाते हैं, ये सारे। ठीक है ना। तो उसके लिए भी आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ इसकी दे दूंगा मैं, और आपको सिर्फ प्रिंट आउट लेना है दोस्तों। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता सबसे पहले तो देखिए कांस्य युगीन सभ्यता थी। चीन पूर्वी एशिया का गुरु माना जाता है। क्यों गुरु माना जाता है? क्योंकि मौलिक रूप से विकसित थी, प्राकृतिक रूप से विकसित थी, पहाड़ थे, नदियाँ थी, आत्मनिर्भर प्राकृतिक थे। ठीक है। और केवल इसकी विशेषता क्या, केवल एक ही धर्म था, बौद्ध धर्म। जैसे भारत के अंदर बीच के अंदर जैन, बौद्ध, ये काफ़ी सारे बन गए थे। ठीक है ना। पकुतम्बाका चाइन का अलग था। तो इस तरह से अलग अलग नहीं था, केवल और केवल एक ही धर्म रहा था, बौद्ध धर्म। अब चीन के प्राचीन नाम, तो चुंग को, ये जो है ये एग्जाम में पूछा जा सका, चुंग को का मध्य राज्य है। इसका मतलब चीन का प्राचीन नाम क्या था? चुंग को था, जिसका नाम होता है मध्य राज्य। चुंग हुआ भी इसका प्राचीन नाम था। और तिएनसिया, इनका शाब्दिक अर्थ आगे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, दुनिया के मध्य फूल और स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य। जापानी लोग चीन को क्या कहते थे? थांग महान या महान थांग। तो जापानी लोग महान थांग के नाम से जानते थे। अब जापान का एक आदमी था दोस्तों, ठीक है ना, जापान का एक आदमी था जिसका नाम था खुंग हाई, जिसको कबुदासी भी बोलते हैं, कपुदासी ऐसे भी लिखा होता है, या खुंग हाई। इसने क्या किया? चीन में आकर, यानी कि चीन में आकर इसने ज्ञान प्राप्त किया और एक जापानी के अंदर एक वर्णमाला बनाई जिसका नाम था खाना नाम से वर्णमाला तैयार की। इसलिए इसको जापानी साहित्य का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, कपुदासी को। रूस के अंदर है ना, रूस के अंदर चीन को क्या कहते थे? खिताई कहते थे। तो चीन के प्राचीन नाम पूछे जा सकते हैं। और मार्को पोलो ने चीन को क्या बोला है? केथे बोला है। अब एक ही जाति की सभ्यता थी, क्रम भंग नहीं मिलता है, जैसे भारत के अंदर क्रम भंग मिलता है, पहले सिंधु घाटी सभ्यता और फिर वैदिक सभ्यता, ठीक है ना, फिर महाजनपद काल, इस तरह से थोड़ा सा आपको क्रम भंग मिलता है। इस तरह इसमें क्रम भंग नहीं मिलता है, एक लगातार जो है वो चलती आएगी। ठीक है ना। चीन की सभ्यता का उदय हांगहो नदी के किनारे हुआ। हांगहो जिसको पीली नदी के नाम से जानते हैं, पीली नदी को ही चीन का शोक या चीन का वरदान दोनों नामों से जाना जाता है। इसके बाद में चीन का प्रारंभिक नाम मैंने आपको बता दिया, चुंग को था, मध्य राज्य। संस्थापक, विश्व का सर्जनकर्ता चीन के अंदर किसको माना गया है? पानकू को माना गया है। और यही एग्जाम के अंदर पूछा गया था पिछली बार जो स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हुआ था उससे। ये स्टार भी बनाया हुआ है मेरा, तो जहाँ पर स्टार बनाया हुआ है मतलब वो एग्जाम में आया हुआ है। अब इसके मतलब क्या है? 3 पौराणिक सम्राट माने गए हैं। एक तो थियन हवांग, ठीक है ना, हवांग का मतलब राजा होता है दोस्तों, थियन का मतलब होता है स्वर्ग, तो स्वर्ग का सम्राट। ती हवांग, ती का मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी का सम्राट। और रन हवांग, रन का मतलब मानव। रन कौन करता है? मानव ही रन करेगा, दौड़ेगा कौन? ठीक है, तो मानव का सम्राट रन हवांग। ये 3 पौराणिक सम्राट हुए हैं।
अब देवता है दो प्रसिद्ध इनके। मकान का आविष्कार किसने किया था? यऊ छाव ने। छाव है तो छाव किसके नीचे? घोंसले के नीचे छाव में रहेंगे ना, तो घोंसले या मकान का देवता किसको कहते हैं? यऊ छाव को कहते हैं। इसी तरह अग्निदेव का नाम हुआ था क्या था? सवई रन। ठीक है, सवई से आप स्वाहा याद कर लेना। ठीक है, स्वाहा, तो स्वाहा स्वई से याद हो जाएगा अग्निदेव। अब कुछ प्रमुख राजा है, ठीक है ना, कुछ प्रमुख राजा है जिनके बारे में आपको ध्यान रखने हैं। 2 या 3 राजा आएंगे उनके बारे में, उसके बाद में आपको सभ्यता का प्रारंभ से आपको बताऊंगा। एक राजा आएगा फूसी, ठीक है ना, प्रारंभिक राजा थे। चीन की सभ्यता की नींव इसी ने रखी थी, फूसी ने। सर्वप्रथम विवाह की प्रथा फूसी के द्वारा चालू की गई थी। पशुपालन की प्रथा इसी ने चालू की थी, पशुपालन इसने सिखाया था इसलिए। और एक और ध्यान रखना आपको, 8 रेखा चित्रों का आविष्कार इसने किया था, जो बाद में चीनी अक्षरों का निर्माण हुआ। और ये वाला मोस्ट है भाई, 8 रेखा चित्रों वाला, ठीक है ना। नापने की विधि इसने खोजी और बाद में ये नापने की विधि पंचांग का आधार बनी थी। तो फूसी के बारे में आपको पता लग गया। अब है एक दूसरा सन नुंग। सन नुंग क्या था? देखिए दोस्तों, सन नुंग को खेत का देवता भी कहते हैं। खेत का देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने हल और कुदाल का आविष्कार किया था, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है शायद दिल्ली पीजीटी में। चिकित्सा विज्ञान की नींव रखी थी इसने, इसलिए कृषि, व्यापार और आयुर्वेद का इसको जनक कहा जाता है, ठीक है ना। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, हिस्ट्री राकेश शर्मा को आप सब्सक्राइब कर लें, बहुत शानदार आपको कंटेंट दिया जा रहा है यहाँ पर। अब हुआंग टी, देखिए दोस्तों, एक आएगा सी हुआंग टी, ये अलग राजा है सी हुआंग टी, और एक आएगा हुआंग टी, ये अलग राजा है, ठीक है ना। दोनों के अंदर कन्फ्यूज मत होना, हुआंग टी पहले आएगा, सी हुआंग टी बाद में आएगा। हुआंग टी जिसका नाम होता है पीड़ा सम्राट। पीड़ा सम्राट इसने क्या किया था? चीन के अंदर जो ऐतिहासिक संवत है, जैसे यहाँ पर अपने गुप्त संवत है, कुषाण संवत है, तो इस तरह से जो संवत है चीन के अंदर भी एक संवत है इनका, चीनी संवत, ऐतिहासिक संवत, इसका आरंभ इसने किया था हुआंग टी ने, ठीक है। इसका नागरिक समाज का संस्थापक कहते हैं इसको। तीर कमान कुतुनुमा का आविष्कार इसी ने किया था। कुतुनुमा वाला प्रश्न पूछा जा सकता है भाई। इतिहास लेखन इसी ने करवाया था, और बाद में एक राजा हुआ था सी हुआंगटी, इसने इतिहास जो लेखन करवाया था इसने बाद में जला दिया था, ठीक है ना। इतिहास लेखन किसने किया था? इतिहास लेखन किया था इसके दरबार में एक इतिहास मंत्री था सांगचेक नाम से, इसने इतिहास लेखन किया। चीनी जाति का पिता, राष्ट्र का पिता के नाम से भी इसको संबोधित करते हैं, इसका उपनाम है। तो आपको समझ आ गया होगा हुआंग टी के बारे में महत्वपूर्ण चीज़। एक हुआंग टी के बारे में एक महत्वपूर्ण विशेष रूप से इसकी जो रानी है इसका प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ये जो रानी है इसकी, रानी का नाम था लीजू। रानी का नाम क्या है दोस्तों? लीजू। इसने रेशम है ना, रेशम से कीट पालने की विधि सिखाई थी सभी चीनियों को, ठीक है ना। तो इसलिए रेशम के धंधे की जननी इसको कहा जाता है, लीजू को। इसके बाद में आगे आइए, अब है राजवंश। अब अपनी राजवंशों पर आएंगे, तो राजवंशों का क्रम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 2 बार से पहले है, 2 बार से बाद में है, एक बार है लास्ट में है। तो देखिए सिया सांग चाओ चिन हान, ये इसका क्रम रहता है। आप लगातार इसको बोलेंगे ना तो बिल्कुल आसान सा है, याद हो जाएगा आपको। क्रम पूछा जाएगा, क्रम बहुत मोस्ट है इसका, क्रम पूछा जाता है सिया सांग चाओ चिन हान। अब इसके अंदर मोस्ट क्या चीज़ें हुई थी? देखिए सिया राजवंश, ठीक है ना। सिया राजवंश का संस्थापक कौन था? यू था। इसका अंतिम शासक कौन था? की था, 18वां शासक, ठीक है ना। एक आएगा की तो क्या है? इसका सिया वंश का राज अंतिम शासक है। एक आएगा का, विश्व इतिहास में का क्या है? मिस्र के अंदर जो आत्माएं थी ना दोस्तों, मिस्र के अंदर आत्मा को क्या कहते थे? का कहते थे, ठीक है। तो की और का मतलब समझ आ गया ना। तो सिया राजवंश का अंतिम शासक कौन था? की था। देखिए टांग नामक राजकुमार ने की को पराजित कर सांग वंश की स्थापना की। अब इसके अंदर आपको ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, बस चीन का प्रथम राजवंश कौन सा था यही पूछा जाएगा आपसे। अब सिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभ्यता। और सांग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वेच्छा से पद त्याग करने का समय। इसके बाद आपका आएगा सांग राजवंश, ठीक है ना। सांग राजवंश की स्थापना टांग के द्वारा की गई थी, टांग नामक राजकुमार ने इसकी स्थापना की थी। अंतिम शासक इसका कौन है? चाउसिन। अंतिम शासक कौन है इसका? चाउसिन है। देखिए होनान प्रांत के अंदर 10,000 देवी समाज है दिया, जिसको आर्यकल बोन के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा मोस्ट है, बहुत ज़्यादा ये लाइन ध्यान से इसको समझ लेना। आर्यकन बोन जो मिली है वो किस राजवंश से संबंधित है? एक तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप बताना सांग राजवंश, ठीक है। आर्यकल बोन जो मिली है वो किस सभ्यता की प्राचीनता प्रमाण देती है? ये पूछा जाएगा, तो चीन की सभ्यता। 2 प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं। और किस प्रांत में मिली है? होनान प्रांत के अंदर। पानकोंग,
ठीक है। पान केंग नाम से एक राजा इसका हुआ जिसने अन्यांग नामक शहर की स्थापना की थी। अन्यांग नामक जो शहर है ये इसने बसाया था और इसी को सांग लोगों का महानगर के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। अब है सांग राजवंश था, इसके अंदर दास प्रथा का प्रचलन था और दासी भी रखते थे जिसको रखेल या दासी, जिसको ची के नाम से जानते थे, ठीक है। मिस्र की भांति राजाओं के साथ नौकर व पत्नी को दफन करने की प्रथा यहाँ पर भी थी। सांग वंश का काल नरबली में कमी आने लगी। नरबली बहुत दी जाती थी लेकिन सांग वंश के अंदर थोड़ी सी इसके अंदर कमी आती है। वो वांग, ठीक है ना, वो वांग ने चाउ सिन को हराकर चाउ वंश की स्थापना की थी। देखिए वो वान है ना, तो वो का पिता है वैन, ठीक है ना, इसका पुत्र है वो। तो होता क्या, वैसे तो संस्थापक है ना, जो चाउ वंश का संस्थापक वैन को माना जाता है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है ना वो वांग को माना जाता है। और चाउ वंश ही एक ऐसा वंश है जिसने सबसे लंबे समय तक राज किया था। 5 राजवंश हुए थे, 5 राजवंशों में सबसे लंबे शासनकाल चाउ राजवंश ने किया था। अन्य सभी से लंबा शासनकाल ये बता ही दिया मैंने। चीनी इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है, वैसे ही वास्तविक संस्थापक इसका था वो वांग, ठीक है। 2 शाखाएं थी इसकी, 2 शाखाएं इस तरह से थी, एक पूर्वी, ये पूर्वी हो गई और ये पश्चिमी हो गई, ठीक है ना। पूर्वी शाखा ने लंबे समय तक शासन किया था दोस्तों, और पश्चिमी शाखा जो है आपकी, पश्चिमी शाखा के अंदर एक राजा हुआ था। राजा का क्या नाम था बताए, यू वांग। क्या नाम था, यू वांग। देखिए पश्चिमी शाखा का पतन यू वांग के कारण हुआ। अब यू वांग क्या करता है, यू वांग की रानी होती है एक पाओज नाम से, ये देखो पाओज नाम लिखा हुआ है, पाओज है ना। यू वांग की वो पत्नी होती है पाओज। पाओज को प्रसन्न करने के लिए, ये हंसी नहीं थी काफ़ी दिनों से, तो इसने सारे प्रयास कर लिए थे यू वांग ने और हंसाने के, तो हंसी नहीं थी तो हुआ क्या था, यू वांग ने क्या किया, जैसे एक मतलब ध्वनि होती है, ठीक है ना, मसाले और ध्वनि 2 चीज़ होती है, मसाले जलाकर और ध्वनि जलाकर जब संदेश दिया जाता है, जो आसपास के क्षेत्र के सामंत थे तो वो अपनी सेनाएं लेकर आ जाते थे। इसका मतलब ये है किसी ने आक्रमण कर दिया है राज्य पर। तो इसने एक दिन ऐसे ही मसाले और ध्वनि फैला दी, तो यहाँ से सामंत आगे सेना ले लेकर, ठीक है, और वो पहाड़ पर इकट्ठे हो गए सारे, कौन है भाई दुश्मन, किसने हमारे पर आक्रमण किया। तो रानी ये देखकर हंस पड़ी कि कोई आया तो है नहीं, ऐसे ये मूर्खों की तरह आ गए। तो अब ये हर दूसरे तीसरे महीने में ऐसे करने लगा। इससे ये बेचारे परेशान हो गए कि आता तो कोई है नहीं, और ये अपनी रानी को खुश करने के लिए ऐसे करते हैं। एक दिन सच में आक्रमण हो जाता है, जैसे गडरिया वाली बात है, फिर ये आते नहीं है लोग, ठीक है ना, सेना लेकर के, और इस तरह इनका पतन हो जाता है। तो पश्चिमी शाखा का पतन किसने किया था, यू वांग ने किया था, पाओज के पीछे कर दिया था। तो समझ आ गया होगा आपको, पूर्वी शाखा ने लंबे समय तक शासन किया था। चाउ युग, चाउ युग क्या है, चाउ युग के अंदर एक नई परिपाटी चालू हुई थी दोस्तों। पहले जो चीन के अंदर था राजा का भाई शासक बनता था, ठीक है ना, लेकिन चाउ युग के अंदर राजा का पुत्र शासक बनने लगा, ठीक है। तो चाउ युग के अंदर उत्तराधिकार की नई परिपाटी पिता से पुत्र, क्योंकि वैंग के पुत्र वूर के अंदर, ठीक है ना। चाउ वंश ने लंबे समय तक मंगोल, तातार और हुणों से रक्षा की थी। लाओत्से और कन्फ्यूशियस इसी काल के अंदर हुए थे। लाओत्से का पता ही आपको। और प्राचीन चीनी साहित्य का स्वर्ण युग का क्या कहा जाता है, चाउ वंश कहा जाता है। धातु की, कागज की छपाई और बारूद का आविष्कार इसी के काल के अंदर हुआ था, चाउ राजवंश के अंदर। सामंतवाद का विकास होने के कारण इसको सामंती युग भी कहा जाता है। युद्ध कैसे लड़े जाते थे, तो रथों के द्वारा यहाँ पर युद्ध लड़े जाते थे। चाउ वंश के काल में शासक को स्वर्ग पुत्र माना गया था, लेकिन विसर की तरह यहाँ ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं माना गया था, ये ध्यान में रखना आप थोड़ा सा। ली है, ली क्या चीज़ है ये पूछा जा सकता है आपसे। विधियों व नियमों की संहिता को ली कहा जाता है चीन के अंदर। ये प्रश्न मेरे को आने वाला लग रहा है इस बार एग्जाम के अंदर, इसलिए इली, लीची और चाउली, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखो। जो अनुष्ठानिक रीति रिवाजों का संग्रह है इसको तो इली कहा जाता है, धार्मिक कृत्यों का संग्रह इसको लीची कहा जाता है, और चाउ कर्म कांडों का संग्रह इसको चाउली के नाम से जाना जाता है। वांग, वांग किसको कहते हैं, राजा को कहते हैं। और टिएन मिंग ईश्वरीय आदेश, और पुण्य यानी टे, तो राजा को राज्य की प्राप्ति हुई है वो ईश्वर के आदेश से और पुण्य से प्राप्त हुई है। टे का मतलब होता है पुण्य। ये चाउ राजवंश के अंदर माना जाता था। कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था, और मिस्र के अंदर भी कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय थे दोस्तों। भूमि का विभाजन, भूमि का विभाजन कैसे किया गया था, एक पद्धति थी चीन तियन नाम से। ये भूमि है,
ठीक है ना। इस भूमि को 9 भागों में बांटा जाता था, ठीक है ना, 9 भागों में बांटा जाता था इस तरह से। ये तो कितने ज़्यादा हो गए क्या, चलो वापस बांट देते हैं। ये इस तरह से ये 9 भागों में इस भूमि को बांटा जाता था। अब ये जो बीच का भाग है ना, इस पर ये सारे रहते थे दोस्तों, ठीक है ना। और ये जो 8 भाग बचे हैं ये, ठीक है ना, ये 8 भाग, इन पर खेती की जाती थी। और यहाँ पर जो आठों परिवार है यहाँ पर रहते थे। तो इस तरह से एक सामूहिक कृषि थी, ठीक है ना, पद्धति थी। भूमि को 9 टुकड़ों में बांटा जाता था, मैं तुम्हें बता दिया सारा। और सामूहिक कृषि की जाती थी। भूमि के जो 9वें भाग की उपज है वो राष्ट्र को देनी पड़ती थी, ठीक है। और ये प्रश्न पूछे ना कि कर लगाने का, भूमि पर कर लगाने की, कृषकों को शोषण करने की पद्धति किस सभ्यता ने सबसे पहले विकसित की थी, तो ये की थी मिस्र की सभ्यता ने सबसे पहले विकसित, ठीक है। चीन राजवंश, चीन राजवंश का संस्थापक जो था ली सू था। अब वांग चेंग इसका एक राजा हुआ था, ठीक है। वांग चेंग चीन राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। वांग चेंग ने क्या किया था, अपना नाम बदलकर शी हुआंगटी रख दिया था। मैंने कहा था ना शी हुआंगटी एक राजा आएगा। शी हुआंगटी का मतलब होता है प्रथम सम्राट। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। मैंने अपने साइन के साथ आपको नोट्स दिए हैं, देख लो दोस्तों, ताकि कोई आपको मूर्ख न बना सके, क्योंकि ये नोट्स किसके हैं आगे, क्योंकि वायरल करने को चीज़ लोग बाद में बेचने लगते हैं, इसलिए सेफ्टी थोड़ी सी ज़रूरी है। शी हुआंगटी सामंत सरदारों की सेनाएं भंग कर दी गई थी। अब इसने जो सामंत थे, ठीक है ना, सामंतवाद का विकास हुआ था आपको पता है चाउ राजवंश के अंदर। तो चीन राजवंश के अंदर राजा हुआ शी हुआंगटी। इसने सामंत सरकारों की सेनाएं भंग कर दी और सारी सेनाओं को किस में लगा दिया, महान दीवार जो बनाई गई थी इसमें लगा दिया। महान दीवार ऐसे यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों 1500 मील लंबी है। ये हुणों का जो आक्रमण है इसको रोकने के लिए बनाई गई थी। और अब हुण कहाँ पर बढ़ गए, यानी कि हुण मध्य एशिया से इधर आ रहे थे, लेकिन इधर ना बढ़कर फिर इधर चले जाते हैं ये, ठीक है ना, इधर यहाँ पर। और कुस्तुनतुनिया का अंत इनके कारण हो जाता है। वाल्टेर ने ये कहा था कि मिस्र के अद्भुत पिरामिड इसके विशालता के सामने चींटियों के घर लगते हैं। चीन की दीवार के बारे में ये बात वाल्टेर का कहते हैं। सीमांत प्रदेश को जनता को बसाया गया शी हुआंगटी में। जनता जहाँ पर रहती थी गाँवों में, वहाँ से उजाड़ कर उनको सीमांत प्रदेश के अंदर बसाया गया था। मतलब एक तरह से सीटियाँ बनाई गई थी, 40 बड़ी सीटियाँ, जिसको 40 प्रांत कहते हैं। प्रांतों को चुन कहा जाता है। साम्राज्य में बंटा हुआ था। सड़कों व नहरों का जाल बिछवाया गया। एक भाषा, एक लिपि और समान मापतोल की प्रणाली इसने विकसित की थी शी हुआंगटी ने, ठीक है। एकता के सूत्र में बांधने के कारण चीन का बिस्मारक इसको कहा जाता है, शी हुआंगटी को। छद्म में ये राज्य का भ्रमण भी करता था। 213 ईसा पूर्व में दार्शनिक ग्रंथों को जला दिया। 400 विद्वानों और प्रचारकों को कत्लेआम करवाए थे इसने, क्योंकि इसका ये मानना था कि जो चाउ राजवंश है उसके काल में बहुत ज़्यादा दार्शनिक हो गए थे और इससे चीन के अंदर क्या है, धार्मिक आडंबर फैल रहे थे, इसलिए उसने मरवा दिया। सामंत व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसे हान राजवंश ने पुनः आरंभ किया था। तो ये आपका था चीन राजवंश, ठीक है ना। चीन राजवंश आपको समझ आएगा। चीन राजवंश के अंदर एक ही शासक आपको पढ़ना है, शी हुआंगटी। लियूची लियूपांग ये कौन था? लियूची लियूपांग क्या था? चीन राजवंश से तंग आकर जन श्रेणी के एक व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया था और हान वंश की नींव डाली थी। इसको लियूची लियूपांग को पहली सार्वजनिक क्रांति का जनक माना जाता है चीन के अंदर। लियूची लियूपांग का दूसरा नाम है दोस्तों हान काबूचू, ये भी ध्यान रखना आप। हान राजवंश दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। पहला स्वर्ण युग जहाँ चाउ वंश था, वहीं दूसरा स्वर्ण वंश हान राजवंश था। इसके अंदर दो प्रसिद्ध शासक हुए हैं दोस्तों, एक का नाम था बूती और एक का नाम था वांगमेंग। बूती इसको राज्य समाजवाद का संस्थापक कहा जाता है, लौह सम्राट कहा जाता है इसको। और वांगमेंग इसने गुलामी की समाप्ति की थी और भूमि का राष्ट्रीयकरण करने के लिए वांगमेंग को जाना जाता है। हान राजवंश ने मोटे तौर पर सीमा का निर्धारण किया था। राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हान राजवंश की ही देन है और ये प्रश्न भी आरपीएससी के अंदर पूछा गया था दोस्तों। सुमा चीन, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर भी आप पढ़ते हो कि चीन का प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ था सुमा चीन। तो ये हान काल के अंदर हुआ है, ये भी आपको पता रखना है। चीन का प्रथम इतिहासकार सुमा चीन को माना जाता है। एक कुनाही चिहे आएगा, ये कौन था? चीन का प्रसिद्ध चित्रकार था। ओयुमिला करीमी का चित्र जो बौद्ध भिक्षुक है, इसका चित्र इसने तैयार किया था, जो कि विश्व प्रसिद्ध है कुनाही चिहे के द्वारा।
ये क्या था, हान वंश के शासनकाल में पश्चिमी देशों को भ्रमण करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया जिसका नाम है चांगची। ठीक है, अब ये जो चांगची है ये पश्चिमी देश मध्य एशिया में गया था और इसने ईरान इराक वहाँ पर जाकर क्या किया था, एक व्यापारिक मार्ग की इस तरह से खोज कर दी। बाद में आगे जाकर ये क्या कहलाया, रेशम मार्ग कहलाया था। तो चांगची को जाना जाता है। ठीक है ना। चाय की खोज किसके काल में हुई थी, हान राजवंश के काल में हुई थी, ये बड़ा मोस्ट है। छापे की कला का आविष्कार भी हान राजवंश के काल में हुआ था, ये बड़ा भी मोस्ट है। सम्राट की स्थिति क्या थी, ये आपका हो गया पूरा राजवंश। अब सम्राट की स्थिति क्या थी, देखिए दोस्तों, चीन के अंदर जो राजा है ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं माना जाता था, जैसे कि मिस्र के अंदर और मेसोपोटामिया के अंदर माना जाता था। मिस्र के अंदर तो बहुत ज़्यादा मानते थे। राजा को वांग अथवा सरकपुत्र कहा गया, और किस काल के अंदर कहा गया था ये भी आपको पता है। किस काल के अंदर कहा गया था दोस्तों, जो स्वर्ण युग था ना चाऊ राजवंश वाला, उसके अंदर कहा गया था। ठीक है, क्रम इसका क्या था, पहला तो सिया, सांग, ठीक है, फिर चाऊ, फिर चिन और हान। सिया, सांग, चाऊ, चिन, हान, इस तरह से आपको याद रखना है। पेकिंग के अंदर सूरज की देवी का मंदिर बनवाया और यहीं पर एक बहुत बड़ा उत्सव भी आयोजित किया जाता था। प्रांतों को सेंग कहा गया, ठीक है ना, और गांवों के समूह को हीन कहा गया। हीन से बड़ी इकाई फू थी, फू से बड़ी इकाई टाउ थी और टाउ से बड़ी इकाई सेंग थी। ठीक है, तो इस तरह से क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो हीन गांवों का समूह है, गांव से ऊपर हीनों के समूह को फू कहते थे, फू के समूह को टाउ, टाउ के समूह को सेंग और सेंग के समूह को राज्य कहते थे। तो इस तरह से ये क्रम है, देख लेना आप। मंदारिन, मंदारिन कौन थे, चीन के अंदर जो विद्वानों का समूह था उसको क्या कहा जाता था दोस्तों, मंदारिन कहा जाता था। ये भी आरपीएससी के अंदर पूछा गया है। तो सारे जितने भी प्रश्न आरपीएससी के अंदर पूछे गए अपने नोट्स से ही पूछे गए हैं, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं गया। एक महिलाओं की स्थिति पूछी जाएगी, तो लू नामक एक महिला थी जो चीन के अंदर थी। पिछली बार एक प्रश्न आया था कि क्लियोपेट्रा कहाँ की शासिका थी, तो क्लियोपेट्रा आपको पता है मिस्र की शासिका था। तो इसी तरह लू का पूछ लिया जाए तो लू चीन के अंदर थी। ठीक है दोस्तों, जो 5 ईसा पूर्व के अंदर हान राजवंश के काल में प्रतियोगी परीक्षा का चयन आधार बनी थी, 1905 में इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये प्रतियोगिता परीक्षा वाला भी आरपीएससी के अंदर पूछा गया है। साहित्य, साहित्य के अंदर इसकी लिपि जो है वो चित्रात्मक है। सडाडू, सडाडू यानी 6 जो प्रथम ग्रंथ हैं इनको सडाडू के नाम से जाना जाता है। कौन सा सडाडू में शामिल नहीं है, इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए, सी, सु, ली, युच, ई, चुआन, ची, अन, तो इस तरह से 6 है ये। सी यानी काव्य, सु यानी इतिहास, ली यानी संस्कार और शिष्टाचार, ली का तो मैंने बता ही दिया तो आपको बीच में, सु यानी इतिहास होता है, ये ध्यान रखना। सी, सु और ली तीनों का याद हो जाएगा आपको। युच, युच का मतलब होता है गान, ठीक है, और ई का मतलब होता है परिवर्तन। और चुवन ची अन, चुवन ची अन का मतलब है शिशिर बसंत वृत्तांत, चुवन ची अन। तो ये 6 जो थे वो सडाडू कहलाते थे। चीन के इतिहासकारों का स्वर्ग कहा जाता है चीन को, ठीक है ना। प्रथम इतिहासकार सुमा चीन ने सी ची नामक ग्रंथ की रचना की थी। सी किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है सी का मतलब होता है काव्य, ठीक है ना, लेकिन इतिहासकार था, ग्रंथ का नाम इसने सी ची लिखा है। चीन का सबसे बड़ा कवि ली पाइपो था। बांस की खपच्चियों पर साहित्य की रचना की थी ली पाइपो ने। अब है विज्ञान, विज्ञान के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि बारूद, कुतुनुमा, रेशम, कागज, छापाखाना का आविष्कार किस में हुआ था, ठीक है। पवन चक्की और जल घड़ी का आविष्कार भी सबसे पहले यहीं पर होता है। चीन का सप्ताह 10 दिनों का था। चीन का सप्ताह कितने दिनों का था, 10 दिनों का सप्ताह था। धर्म, पुरोहितों की श्रेणी वंशागत नहीं थी। यहाँ पर कोई भी अपनी योग्यता के आधार पर पुरोहित वर्ग में प्रवेश पा सकता था दोस्तों, ये इसकी विशेष बात है, भारतीयों की तरह नहीं थी वंशागत। तीयन, तीयन ये क्या है, सभी लोगों को सामंजस्य स्थापित करने वाली जो विश्व आत्मा है इसको तीयन कहा जाता है। ये भी आरपीएससी के अंदर पूछा जाता है बार बार। चाऊ राजवंश के अंदर कृषि की देवी को सी कहा गया, ठीक है ना, सी काव्य का नाम भी है, ये भी ध्यान में रखें आप। प्राकृतिक पूजा यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती थी, मिस्र के अंदर भी की जाती थी, भारत के अंदर भी की जाती थी। हान वंश के शासक मिंगटी, हान वंश का एक शासक था मिंगटी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ये भी आरपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है, किसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, मिंगटी। अब मिंगटी ने क्या किया था, मिंगटी को रात को सपना आ गया
और सपने के अंदर कहा कि एक बौद्ध भिक्षु को लेकर आओ। बुद्ध आकर बोले इसको। तो ची इन चिंग, इसने यानी कि बिगटी ने ची इन चिग को भेजा। तो ची इन चिग ने कुषाण राज्य से कश्यप मातंग और धर्म रक्षक को चीन ले गया था और एक दार्शनिक ग्रंथ भी ले गया था। पेकिंग के निकट सैन बौद्ध मंदिर है जिसे फर्ग्यूसन ने चीन की सर्वोत्तम कलाकृति कहा है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य कन्फ्यूशियस का उदय हुआ। अब कन्फ्यूशियस किस काल में हुआ था आपको पता ही है, जो चीन का स्वर्ण युग है उसी में होगा। कुंगजू अथवा ऋषि कुंग भी इसको कन्फ्यूशियस को कहा जाता था। ची राज्य से इसने कर वसूली का कार्य किया था और कन्फ्यूशियस द्वारा प्रणीत 5 ग्रंथ हैं। इसने हालांकि खुद कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, लेकिन इसके द्वारा प्रणीत 5 ग्रंथों को पंचनिन या चिंग कहलाई है। इनकी सुक्तियों का संग्रह एनालेक्टस कहलाता है और कन्फ्यूशियस के विचारों को मेंशियस ने आगे बढ़ाया था। एक मेंशियस भी एक अच्छे विचारक हुए हैं चीन के। सीधा पूछा जाएगा आपसे कि कन्फ्यूशियस और मेंशियस किस काल से संबंधित थे, तो दोनों ही किस काल से संबंधित थे? चाउ राजवंश से। लाओत्से ताओवाद के प्रतिपादक थे। लाओत्से का जो वाद है वो ताओवाद कहलाता है और कन्फ्यूशियस का कन्फ्यूशियसवाद कहलाता है। प्रारंभिक नाम इनका क्या था? एहल था। कन्फ्यूशियस के समकालीन था ये भी। लाओत्से चिंग यानी मार्ग और गुण की इन्होंने रचना की थी। ताओवाद कन्फ्यूशियस की विरोधी विचारधारा है, ये ध्यान में रखें आप। मनुष्य को नैसर्गिक यानी प्राकृतिक अवस्था में लौटने का ये आदेश देता है ताओवाद। फचिया क्या था? फचिया और विधिवादी संप्रदाय है ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक फचिया या विधिवादी संप्रदाय, ठीक है। ये हुआ था चीन के अंदर और इसका एक प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसका नाम था हान फेइजू। ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इसके बाद में एक लाई सांग और ली रस्सू, ये ध्यान में रखनी, क्योंकि इन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए शी हुआंगटी ने चाउ वंश का जो विनाश किया था और प्रथम साम्राज्य की स्थापना की और इसका इतिहास चला दिया था चाउ राजवंश का, ठीक है ना, शी हुआंगटी। तो इसको फचिया संप्रदाय कहा हुआ था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये थी दोस्तों चीन की सभ्यता। और यदि आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर जो सबसे पहले आपको लिखा हुआ था, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना और जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।